ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि पहले अपने को फॉसिल फ्यूल को ग्रीन करना जरूरी है। ठीक है। अब पोटेंशियल क्या है कि नेचुरल गैस एक तो अबंडेंट है, अवेलेबल, और इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ किया तो भी रेट्रोफिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इश्यूज यही आते हैं कि सबसे पहले तो नेचुरल गैस को की प्राइसिंग जो होती है ना, वो एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है। कि अगर पीएसयू कोई निकालेगा तो एक रेट लगेगी, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर निकालेगा तो एक रेट लगेगी, तो ये हो गया। दूसरी चीज हो गई गेल जो है ना, जीएल गैस। अरे पेंसिल पेंसिल बंद हो गई मेरी। लेट मी चार्ज द पेंसिल। जो गैस अथॉरिटी है उसकी मोनोपोली कुछ ज्यादा ही है। ठीक है। और हाँ, कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग हो गई। और पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है, जो सबसे मैंने लास्ट में बोला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको किसी भी चीज को यूटिलाइज करना है, आपको किसी भी एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज करना है, तो आपको उसके पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए ना। नहीं तो आप कैसे यूज कर लोगे। तो बस ये चीज है। और अब हम देखते हैं, हाँ, ये मूरहम योगा मैट। मूरहम योगा मैट क्या है? कुछ नहीं, एक तरह की योगा मैट है जो कि, देखो इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो है, ये फूल इन फूलों से नहीं बनी है, ये है वाटर हायसिंथ है। ठीक है। तो ये योगा मैट है। इस योगा मैट को इस वाटर हायसिंथ से बनाया गया है। ठीक है। और ये बेसिकली केवल औरतों ने बनाया है, असम की औरतों ने। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो ये काफी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कि आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है और आपने इन्वायरमेंट को भी अच्छा किया है। क्योंकि वाटर हायसिंथ होती है एक तरह की इन्वेजिव स्पीशीज है, जिससे कि काफी नुकसान पहुंचता है जो वाटर सोर्सेज होते हैं। दीपोर बिल के अंदर काफी ज्यादा हो रही है वाटर हायसिंथ। ठीक है। तो मूरहन योगा मैट एक काफी सस्टेनेबल एग्जाम्पल हो सकता है, आंसर में लिख सकते हैं। ओके। और ये एक इस इंस्टीट्यूट ने बनाया जिसका नाम है नेक्टर। ठीक है, डीएसटी के अंदर आता है। दैट्स इट। ठीक है। अभी अर्बन फायर्स का अपन देखते हैं। तो सबसे पता है, अर्बन फायर्स का मेरे को पता है सबसे पिक्यूलर चीज क्या लगी। मैंने यहाँ पे लिखा है एनसीआरबी करके, और कुल 6,000 लोगों की डेथ हो गई। तो दैट इज द फिगर इज रियली, मतलब काफी ज्यादा सरप्राइजिंग फिगर है, बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि पर उससे भी इम्पोर्टेंट, उससे इम्पोर्टेंट नहीं, उससे कम इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फायर का जो डेटा है वो क्राइम के अंदर आया, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आया है। तो यहाँ पे भले ही कोई क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो डेथ का डेटा है वो एनसीआरबी में आया है। दैट इज सरप्राइजिंग, वो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। और इतनी ज्यादा लोगों की डेथ होना फायर से, वो एक अपने आप में पिक्यूलियर चीज है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतने कंजेस्टेड घर वर होने लग गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है फायरिंग का, वो पता है, अर्बन फायरिंग का वो होता है कि जो लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिकल लाइंस, वायर्स, उनके अंदर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसकी की वजह से फायर का, वही रीजन है फायर होने का। ठीक है। तो तुमने शायद फायर कभी देखी नहीं होगी, मतलब पता नहीं देखी हो तो अभी। मैंने फायर देखी थी एक बार, बाप रे, मेरा दिल दहल गया वो फायर देख के, मैं डर गया वाकई में। इतनी खतरनाक थी वो फायर। मतलब आग देख के डर लग गया मुझे उस दिन। मैंने इधर ही पड़ोस में देखी थी, हमारे घर से कुछ 300 मीटर दूर है जगह पे, वहां पे आग लग रही थी। पूरे आकाश में धुआं धुआं हो गया, और बाप रे। अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक तो ये कि ये रिपोर्ट आई है, 6,000 लोगों की डेथ हो गई रेजिडेंट्स रेजिडेंशियल एरियाज में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी कोविड जो हॉस्पिटल है ना, उनमें काफी फायर हो रही है। मतलब आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। अभी मैंने गोवा में देखी थी फायर। तो उसका रीजन ये है कि एक तो आईसीयू बहुत ज्यादा ओवरबर्डन, आईसीयू की जो लाइंस है ना, एसी पूरा दिन चलता है, वेंटिलेटर पूरा दिन चलते रहता है। 14 घंटे 15 घंटे उनकी वो लाइफ लाइफ नहीं, मतलब डेली चलने चाहिए, वो 24-24 घंटे चलता है। तो ये रीजन हो गया। और दूसरी बात, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इतने ज्यादा है कि वो नेचुरली फायर को कैच करेंगे। वेंटिलेशन नहीं है आईसीयू के अंदर, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन है। और जो सैनिटाइजर यूज करते हैं उनकी वेपर फॉर्मेशन होती है, इतना ज्यादा हम फ्लेमेबल चीजें लेके जाते हैं, जैसे कि पीपी किट्स हो गए, मास्क हो, ये काफी फ्लेमेबल चीजें हैं, है ना।
तो उस वजह से फायर के कारण काफी बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। और फिर हाँ, ये एशियाटिक लायन है, इसे हो गया, बाप रे, इंसानों को तो भी, जानवरों को भी हो गया। अम, हमारे घर पे काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था, मैं वो बताता हूँ सबसे पहले। मैंने, मम्मी पापा बोल रहे थे कि अरे पता है गधे को भी, कुत्तों को भी होने लग गया कोविड। तो मैंने बोला हाँ मम्मी, अभी शेर को भी हो गया था कोविड। तो फिर मम्मी और पापा ने काफी मतलब एक इनोसेंट सी राय दी कि इन बेचारों को रखते ही क्यों है अपन उनमें, पिंजरों में रख के, इनको जंगल में छोड़ देना चाहिए ना। तो मुझे लगा हाँ, वैसे बात तो सही है कि आप इनको अपने साथ में रखोगे तभी इनको कोविड हो रहा है, बाकी इनको कोविड क्यों होगा। पर मैंने जो करंट अफेयर पढ़ा था वो थोड़ा अलग था। ये जो शेर है, ये सीसीएमबी की लैब के अंदर है। फिर मैं सोच रहा था कि नहीं माँ, सीसीएमबी की लैब के अंदर, मतलब मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि नहीं नहीं, सीसीएमबी की लैब है और वो लैब के अंदर तो जानवर को रख ही सकते हैं ना। मैं ये सोच रहा था कि जानवर को लैब में रखते हैं तो इसीलिए मतलब इतने सारे जो गिर के अंदर शेर है उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो इनके ऊपर टेस्ट होता है, तो इसीलिए वो ठीक है। तो मुझे उनकी ज्यादा राय ज्यादा ह्यूमेन लगी, जो मैं सोच रहा था उससे। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो उनको बेचारों को छोड़ ही देना चाहिए, तो वो ज्यादा ठीक रहेंगे। लेकिन हाँ, वो भी अच्छा है। हाँ, आप लोग जो बोल रहे हो वो भी अच्छा है। तो मैं मन ही मन ये सोच रहा था, मैंने बोला नहीं कुछ। तो लायन गेट्स कोविड। हाँ, तो शेर को कोविड हो गया, एशियाटिक लायन को हुआ है। और ये लेकोन्स के अंदर है, लेकोन्स सीसीएमबी की लैब है हैदराबाद के अंदर। लेकोन्स का फुल फॉर्म है लैब, लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। और ये मतलब ओनली लैब है विच इज वर्किंग टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है। तो बस फिर इस शेर को हुआ है। इस शेर के बारे में जानना ये जरूरी कि इसे शेर को, एशियाटिक लायन को पर्शियन लायन भी बोला जाता है। मतलब ये ईरान में पहले मिलता था, अभी तो वहां से लुप्त हो गया है। अभी एशियाटिक लायन केवल और केवल गिर के अंदर ही मिलता है। ठीक है। ये एंडेंजर्ड है और ये अफ्रीकन लायन से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है। इसका जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये, सॉरी, इसकी जो बेली है ना, इसकी बेली के नीचे देखो एक ऐसी फोल्ड है, ये फोल्ड है, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बेली फोल्ड। और ये केवल इसी शेर में मिलता है, एशियाटिक शेर में मिलता है, दूसरे शेर में नहीं मिलता है। ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारा इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री एंड सोसाइटी। जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, पुतला नाच आया है, और लाख बुमार फेस्टिवल। ये तो बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं यार। हाँ जी। तो जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर हमारा नंबर बहुत पीछे आया है, 140, 156 कंट्रीज के अंदर से, काफी बहुत गंदा है ये तो। और सबसे हाईएस्ट आइसलैंड को मिला है। आइसलैंड के अंदर औरतें काफी खुश रहती है। आइसलैंड के अंदर शायद सर बता रहे थे जब पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ा रहे थे कि आप लोग आइसलैंड चले जाइए, वहां पे औरतें बहुत ज्यादा हैं, उनको शादी के लिए आदमी नहीं मिल रहे। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। हाँ, तो ये बात है, दूसरे आदमियों के लिए वो जाए, मैं नहीं जा रहा। हाँ जी। तो इंडिया की रैंक, एक तो ये फैक्ट, ये फिगर याद रखिएगा, रैंक याद रखिएगा। और एक चीज की, इंडिया के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए अभी 135 ईयर्स और लगेंगे। दिस इज रियली सरप्राइजिंग एंड शेमफुल कि ये बात है। और तो हाँ, हाउस होल्ड इकोनॉमी को भी कंसिडर करना चाहिए कि जो औरतें घर में काम करती हैं, प्रॉब्लम पता है क्या है, उनका जो काम है वो बिल्कुल अनअकाउंटेड है। मतलब तुम जैसे कल बता रही थी, जो होम वर्कर्स नहीं, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो पूरा दिन काम करती है लेकिन उनका काम बिल्कुल अनअकाउंटेड चला जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब कुछ तो, मतलब उनके काम को भी एक्नॉलेज करने का तरीका होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अगर कुछ टेंजिबल मेथड होगा जैसे कि जीडीपी, मतलब उनका रोल जीडीपी के अंदर, तो वो भी काफी अच्छा होगा। पता है अभी तमिलनाडु के अंदर जो इलेक्शन हो रहे थे, तो उसके पहले ये चीज प्रपोज की गई थी। बेसिकली एक फ्री भी टाइप था, और उसमें ये था कि जो हाउस होल्ड औरतें होती उनको भी पगार दी जाएगी। तो फिर कई, मतलब बहुत सारे क्वार्टर्स से है ना, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स आने लगे, कुछ फेवर में थे कुछ अगेंस्ट में थे। फेवर में थे वो ये बोलते थे, मतलब मैं इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, हाउस होल्ड इकोनॉमी से। फेवर में थे वो ये बोलते हैं कि मतलब इकोनॉमी को, जीडीपी को असेस करने का एक काफी अच्छा तरीका है। कंप्लीट जीडीपी को अच्छा तरीका नहीं है, मतलब पूरी कंप्लीट जीडीपी को असेस करने का सही तरीका है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि औरतों को जब कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो वोट गेन करने के लिए औरतों को मतलब रेन्यूमरेट करने की बात कर रही थी, हाउस होल्ड लेडीज को। ठीक है। तो फिर उनकी दूसरा आर्ग्यूमेंट फेवर में ये था कि
औरतों को मतलब आदमी की डिपेंडेंसी माना जाता है, ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि काम को रिकग्निशन मिल जाएगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि काम को रिकॉग्नाइज करना एक मूव है कि औरतों की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, इकोनॉमी में औरतों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की और की नहीं, ठीक है। और ये लेबर का जो हमें लेबर पार्टिसिपेशन कंप्यूट करते हैं ना, बहुत सारे सर्वेस के अंदर लेबर पार्टिसिपेशन इज दिस, लेबर पार्टिसिपेशन इज दैट। तो ये लेबर की एक होलिस्टिक अप्रोच हमें मिलेगी कि एक औरत जो कि परिवार को बांध के रखती है, तो उससे ज्यादा इंटीमेट लेबर और क्या हो सकती है। तो उसे एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगेंस्ट में पॉइंट्स ये थे कि जो औरतें बेचारी मतलब पढ़ लिख के काम करती है बाहर, तो उनका वो डिसइंटेंसिफाइड फील डिसइंटेंसिफाइड फील करेगी ना, कि हम पढ़ लिख के बाहर काम कर रही हो, घर में रहती है तो भी काम मिलता, पैसे मिलते, तो वो दूसरी चीज ये हो गई कि स्टेट्स के पास इतना पैसा है कि क्या वो औरतों को कंपनसेट कर सके हर परिवार की। तीसरा इशू ये है कि मतलब डिटरमाइन कैसे करेंगे कि किसको पैसा मिलना चाहिए, किसको मिलना नहीं चाहिए। और चौथी चीज, कुछ फीमेल मतलब औरतें ही इसके अगेंस्ट में बोल रही थी कि हमें रिस्पेक्ट मिल जाए वो काफी है, मतलब पैसे की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो इमोशनल एस्पेक्ट है वो मिसिंग हो जाएगी हाउस होल्ड काम के अंदर, अगर पैसा मिलने लगेगा तो। एक आर्ग्यूमेंट ये था, और एक और आर्ग्यूमेंट था, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि औरत के काम को, ये मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ है, रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भले ही घर में काम करती है, और रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे इज्जत दीजिए, उसकी चॉइसेस के अंदर आप हिंड्रेंस नहीं पैदा कीजिए। और बस मुझे तो ये लगता है। हाँ जी। फिर है पुतल नाच। ये पुतल नाच असम का है, स्ट्रिंग बेस्ड पपेट्री है, ठीक है, पुतल नाच। और लाख बोमार, ये ज्यूस का फेस्टिवल है, जूविश फेस्टिवल, ठीक है। और फेस्टिवल का नाम है लाख बोमार फेस्टिवल। और बस ये इतना, इसमें इतना ही है। रबी शिनॉन टूम इज इन इसराइल, ये याद रखना कि रबी, रबीज जो होते हैं ना, RABI रबी, ये जूइश रिलीजियस लीडर्स होते हैं रबीज, ठीक है। तो ये याद रखना, इसराइल के अंदर है। अब इसराइल के थोड़े दिनों में अपन इसराइल का कवरेज देखेंगे, वहां पे कुछ ज्यादा ही इनह्यूमन चीजें हो रही है। क्या हो रही है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं फाइनली पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में केवल दो ही टॉपिक्स है इस बार। पॉलिटी में ये बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि कुछ रिलेटेड चीजें वो बतानी जरूरी है। हाँ, अभी पता है क्या हो रहा था, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, वही पॉलिटिक्स, तो वो मराठा जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे, ठीक है। 85% तक रिजर्वेशन, 85% तक तो नहीं, मतलब 50% के ऊपर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात चल रही थी, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से मतलब नलीफाई कर दिया। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे कि क्यों नलीफाई किया। नलीफाई कर दिया वो अच्छी बात है, क्योंकि 50% के ऊपर जा रहा था और इक्वालिटी उससे खत्म हो रही थी, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें थी वो अपन पढ़ लेते कि इंदिरा साहनी केस जो था, इंदिरा साहनी केस के की क्या थी। तो वो ये बोलता है कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और केसेस के कुछ फैक्ट्स ये थे कि 9 जजेस की बेंच थी, 1992 में हुआ था। और केस में ये भी बोला गया था कि किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस के अंदर है ना, वो 50% वाली जो लाइन है वो ब्रीच कर सकता है, ठीक है। फिर एक फैक्चुअल चीज इस केस से ये निकल के आई थी, एमके गायकवाड़ कमीशन क्या है, तो ये मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो प्रीलिम्स में पूछ सकती है कि एमके गायकवाड़ कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट, एमके गायकवाड़ कमीशन, ठीक है। फिर मुझे एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, तो ये मुझे याद नहीं रहता ये वाला है, तो मैंने इसकी ट्रिक बना दी। 1 2 3 GOE, 1 2 3 GOE, 1 2 3, 1 मतलब GST, 2 मतलब OBC से रिलेटेड OBC कमीशन, और थर्ड जो है दैट इज EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन। तो 1 2 3 GOE, अभी तक 104 आ गए, 104 वाला एंग्लो इंडियन वाला है, ठीक है। 1 इज GST, 2 इज OBC, 3 इज 1 2 3 GOE, 1 2 3 GOE, 1 2 3 GOE, 1 इज GST, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो 2 के अंदर ये 102 वाला जो क्या कहता है अमेंडमेंट था, उसमें ये इनका कंटेंशन ये था महाराष्ट्र का कि प्रेसिडेंट क्यों नोटिफाई करता है। ये तो गलत बात है ना। ओबीसी अगर किसी स्टेट के, तो किसी स्टेट को ही मतलब पावर होनी चाहिए कि हम ही अपने ओबीसी को नोटिफाई करेंगे। तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा, तो ये भी कंटेंशन था। तो
उसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ध्यान रखने वाली चीज ये है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो ओबीसी को नोटिफाई करता है। इट्स नॉट पार्लियामेंट, इट्स नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द प्रेसिडेंट। ये फैक्चुअल चीज है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और इट वाज अ केस ऑफ डिसेंट 2:3। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको वो कर दिया। एनालिसिस ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा किया जो कर दिया। और दूसरी चीज ये है कि इससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो अमेंडमेंट था उस पे भी चैलेंज, उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो हो गई मराठा रिजर्वेशन की बात, मतलब एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो। अभी आंध्र प्रदेश के अंदर ये चल रहा है डिबेट की लोकल फर्स्ट पॉलिसी। लोकल फर्स्ट पॉलिसी ये बोलती है कि जो भी आंध्र प्रदेश की लोकल्स है ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% उनका रिजर्वेशन कर दिया है। तो क्यों किया है, सबसे पहले अगर क्यों को अगर अपन आंसर कर लेंगे तो फिर हम ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाएंगे कि रिजर्वेशन अच्छी चीज है या नहीं है। क्यों कर रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज आती हैं गांवों के अंदर, लोगों की लैंड ले लेती है, लोग लैंडलेस हो जाते हैं। थोड़ा बहुत उन्हें काम मिल जाता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर वो गार्डनिंग करने लग गए या फिर छोटे मोटे काम करने लग गए, है ना, मतलब जिन्हें मीनियल जॉब बोला जाता है। तो अगर कोई फैक्ट्री आई, किसी किसान की लैंड ले ली, खेत ले लिया, फर्टाइल लैंड ले ली। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्या फर्टाइल लैंड मत लीजिए, बैरन लैंड लीजिए। तो अगर हो भी रहा है तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर लैंड ले ली तो फिर उन्हें मतलब काम मिल जाता है, मतलब काफी मीनियल से जॉब मिलता है, आपकी इज्जत चली जाती है, आपकी लैंड चली जाती है। तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। तो अभी लोकल फर्स्ट पॉलिसी के पीछे का इंटेंशन यही है कि जो भी लोकल लोग इम्पैक्ट हुए ना, लोकल लोगों की लाइवलीहुड, जो भी लोकल लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट हुई है, तो उसकी भरपाई करने का तरीका है लोकल फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, लोकल्स को रिजर्वेशन देने का। तो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड की अंडरलाइन कॉज यही है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका ठीक से नहीं हो रहा है। उसी वजह से ये इस चीज की जरूरत आन पड़ी है कि लोकल लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है। तो अब रिजर्वेशन फिर वाली बात आ जाती है कि क्या रिजर्वेशन देना ठीक है या नहीं है। तो अभी बेसिकली ये लोकल फर्स्ट पॉलिसी में हो ये रहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज के आसपास के लोग हैं, अगर उन्हें इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है तो फिर उन्हें ये करना पड़ेगा कि आसपास के गांवों के जो लेबर है, गांवों के जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनको स्टेट के साथ मिलकर ट्रेन करेंगे और फिर उन्हें ही एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है। तो उसके साथ उसमें इशू तो ये हो जाएगा कि जो भी दूसरी स्टेट के लोग हैं, मतलब फ्री फ्लो ऑफ माइग्रेंट नहीं हो पाएगा। तो उससे मतलब इंडिया का एक जो सपना है ना कि वन मार्केट, वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट, यूनिफाइड कॉमन लेबर मार्केट, तो वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज, जो चीज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कहीं तक, कंपनीज की भी होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारा जो बर्डन है वो कंपनीज के ऊपर डाल देती है। ठीक है। और रिजर्वेशन वैसे भी अपने आप में एक काफी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का। जो अंडरलाइंग कॉजेज है, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो रहा है किसी भी, तो इसीलिए किसान को अपनी लैंड देनी पड़ी। एग्रीकल्चर क्राइसिस है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो आप उन चीज को एड्रेस कीजिए ना। आप क्यों शॉर्ट टर्म के अंदर सोच के रिजर्वेशन दे देते हो, पॉपुलिस्ट पॉलिसी अपनाते हो, है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन मुझे ये काफी अच्छा रैशनल लगा कि वे हेड ये होना चाहिए दैट यू मस्ट लुक फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और मेन इशू जो है एग्रीकल्चर क्राइसिस का, सोशल सिक्योरिटी का, स्किल डेवलपमेंट का, उन पे फोकस कीजिए ना। तब रिजर्वेशन की बात ही नहीं आएगी, तब एक काफी इक्विटेबल फेयर सिनेरियो बनेगा। ठीक है। और उसी तरह से जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, लोकल फर्स्ट पॉलिसी चल रही थी ना कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर 75% रिजर्वेशन, उसी में एमपी के अंदर चल रही है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन का मतलब होता है, डोमिसाइल का मतलब वो होता है कि आप परमानेंटली कहाँ रहते हो। डोमिसाइल का मतलब, डोमिसाइल, योर डोमिसाइल इज डिफरेंट फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वर बॉर्न इन भीम, ठीक, तो दैट इज योर बर्थ प्लेस, बट यू आर डोमिसाइल्ड इन अजमेर। ओके। तो डोमिसाइल बेस्ड है, इसके पीछे का इंटेंशन यही है कि जो भी एमपी के लोग हैं वो एमपी में ही रहेंगे, उससे माइग्रेशन नहीं होगा। लेकिन फिर बात वो डिबेट वही आ जाती है कि यार फिर रीजनलिज्म बढ़ेगा ना, और फ्री फ्लो और लेबर कैसे होगा, तो ये सारे कंटेंशन आता है। फिर एक इशू ये आता है कि क्या ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशनली जायज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि हाँ, आर्टिकल 16 के अंदर कुछ कुछ आर्टिकल 16 के अंदर बोलता है कि हाँ, मतलब रेजिडेंस वाली रिक्वायरमेंट चलती है। और आर्टिकल 371 भी हमने पढ़ा है ना, 371 में बहुत सारी स्टेट्स आती है, ए बी सी डी एफ जी एच। तो वहाँ पे भी स्टेट्स जो है वो ये वाला प्रोविजन लगा सकती है कि रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और हम पर्टिकुलर लोगों को ही एम्प्लॉय करेंगे। और जहाँ पे रेजिडेंट्स वाली रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे लैंग्वेज वाला इशू आ जाता है
कि अगर एक तमिलियन है वहां पे, भले वो लैंग्वेज पूरी इंडिया के लिए ओपन होगी, लेकिन वो जानता है तमिल है, तो एक नॉन तमिलियन वो नौकरी कैसे कर सकता है? तो जहाँ पे लॉ नहीं है, जहाँ पे पॉलिसी नहीं है ऐसी, रिजर्व डोमिसाइल फर्स्ट पॉलिसी या फिर लोकल फर्स्ट पॉलिसी, तो वहाँ पे लैंग्वेज इज अ बैरियर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब आर्ग्यूमेंट क्या देता है कि एजुकेशन के अंदर तक तो ठीक है कि आप अपने स्टेट के अंदर एजुकेशन ले लीजिए। जैसे मैं केरला में था, तो वहाँ पे जो डोमिसाइल थे वहाँ उनको रिजर्वेशन मिलता था, तो वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में आपको बात करने को मिलती है। लोकल लैंग्वेज में अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाए तो उस एजुकेशन के अंदर तो मतलब मदद मिलती है, लेकिन ऐसा जॉब्स में नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। ठीक है। तो आप केवल फंडामेंटल चीज ध्यान में रखिए कि आप चाहते क्या है, लोगों का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना। तो अगर उन्हें आपको केपेबल बनाना है तो फोकस ऑन दर एजुकेशन, फोकस ऑन दर हेल्थ, फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट। ऐसे शॉर्ट टर्म आपको पॉपुलिस्ट मेजर्स फॉलो नहीं करने चाहिए। तो आप इस तरह का कंक्लूजन दे दीजिए। लॉन्ग टर्म में सोचिए, सबका भला होगा। ठीक है। और फिर फाइनल टॉपिक है, वो है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। डिसेबल्ड आइडेंटिटी मतलब जो भी दिव्यांग जन है, उनको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है ना, कि मतलब ये हमारी अच्छा गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी है। तो अब वो जो जितना भी कार्यक्रम होगा दैट वुड बी ओनली एंड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो भी दिव्यांग जन है उन्हें, है ना, ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर की, फॉर्म फिजिकल फॉर्म भरें, सब सारा का सारा ऑनलाइन। और उसे मतलब एक पूरी इंडिया के अंदर एक एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट बनाने को मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये हो गया अपना करंट अफेयर्स वही सेकंड वीक के कंप्लीट। ये बाय बाय, थैंक यू सो मच।